नेपाल और चीन के लोग भी घुसपैठ करवाते हैं, पैसों का झांसा देते हैं, तस्करी कराते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए वहां पर विकास कैसे हो और रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ वहां पर जो खुफिया नेटवर्क है पुलिस का, सुरक्षा बलों का, वो कैसे मजबूत, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे चर्चा। तो झांसी के बड़ागांव गेट बाहर की जनता पिछले कई समय से पानी की समस्या से जूझ रही है। यदि हर बार उन्हें चाहे प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन ही देते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, जिसके चलते वहां के क्षेत्रवासियों को आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ता है, जिसको लेकर बड़ागांव गेट बाहर चूना भट्टी पर दर्जनों लोगों ने जाम लगाया। आने जाने वाले वाहनों को रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को काफी समझा बुझाया और उसके बाद जाम खुलवाने का प्रयास किया है। जब जाम लगाने वाले नहीं माने तो पुलिस को कुछ लोगों को हिरासत में लेना पड़ा, थाने भी ले गई वो। उसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है। नितिन रायगवार और वार्ड नंबर 50 ढमरियाना मोहल्ला है। तो हम लोग सर क्या है कि कम से कम 20 साल पुरानी पाइपलाइन डली थी इसमें, तो 6 साल पहले उनकी पाइपलाइन काट दी गई तो पानी का आवागमन बंद कर दिया गया उधर। तो उसके बाद हम लोग चलाते चले आए हेडपम्प। अब हेडपम्प कम से कम 2 हफ्ते से ख़राब है, तो हम लोग सभी जगह जा रहे हैं सर हेडपम्प सही करवा दीजिए। तो अधिकारियों का ये कहना है कि करवा देंगे और देख लेंगे। अब देख लेंगे और करवाने से आप समझ सकते हैं क्या होता है। हमारी हम लोगों को फिर ये करना पड़ा, मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा कि हमें क्षेत्र के काफ़ी लोगों को हम लोगों की वजह से परेशानी हुई कि हम लोग को जाम लगाना पड़ा। हमारा उद्देश्य जाम लगाना नहीं था कि हम जाम लगाने से किसी हमारे नागरिकों को परेशानी हो। बस यही अपील थी कि भैया यहाँ तक हमारा संदेश पहुँच जाए ऊपर तक कि हमारे आने के शोषित समाज है जो आज पानी के लिए मोहताज है। योगी सरकार में जो योगी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, आज पानी के लिए हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो हम लोग कहाँ समझेंगे कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। बिल लगातार आ रहे हैं 6-7। कोई मांग सुनने आए हैं? कोई मांग सुनने नहीं आया सर। अब बैठेंगे क्या करें, नहीं बैठेंगे तो भगा दिए जाएंगे, तो भग जाएंगे भैया, क्या करें। योगी सरकार अगर हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो पार्षद किशोर रायकवार जी हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो अभी क्या चुनाव होने थे, तो चुनाव ही उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था। अगर उनके पास जाते हैं तो वो यही कहेंगे भाई मेरा कार्यकाल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पानी है तो पानी के प्लांट लगा यहाँ पे तो हाँ, उधर से दूसरे मोहल्लों में सप्लाई उसकी इसमें सप्लाई काट दी गई है। आपने डायरेक्ट सुना होगा, दिया तले अंधेरा पानी। तो मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की मौत से जुड़ी ये खबर है, जिससे बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। गला रेत कर उसकी हत्या की गई है और महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसकी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि आखिर कौन इसके पीछे हो सकता है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर जानकारी जुटा रही परिजनों से कि आखिर क्या किसी ने धमकी दी थी, किसी से कोई बदला लेना था या क्या था मामला। और अब बढ़ते हुए बात झारखंड से जुड़ी खबरों की, तो धनबाद से खबर आ रही है, जहां पर एक कापासारा ओसीपी प्रबंधक ने खाली पड़े जमीन पर विस्थापितों के लिए 18 घरों का निर्माण कराने को लेकर स्वीकृति दी है, जिसके बाद ओसीपी प्रबंधक, ओसीपी यानी कि ओपन कास्ट प्रोजेक्ट जो होते हैं, ओपन माइंस जो होते हैं, उसके प्रबंधक हरिशंकर पांडे सहित ईसीएल के पदाधिकारी के मौजूदगी में भूमि पूजन कर निर्माण का काम शुरू किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित ओसीपी प्रबंधक हरिशंकर पांडे ने बताया कि ईसीएल ने जमीन मुहैया करा दी है। उस जमीन पर आज से भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
इसमें सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस के रहने वाले जो कि भू धसान क्षेत्र के काफी नजदीक है, उन्हें सबसे पहले यहां बसाया जाएगा। इसके बाद अन्य 5 विस्थापितों को इसी जगह पर बसाया जाएगा। आज भूमि पूजन मैं कर रहा हूँ स्थापितों के लिए। ECL से हमारे लड़ाई थी ज़मीन के लिए, तो ज़मीन उन्होंने अरेंजमेंट करके दे दिया। आउटसोर्सिंग की तरफ से बना के देने की वादा था उन लोगों को। मैं आज से काम लगाया हूँ बनाने के लिए। और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं माइक्रो फाइनेंस जो अभी भूधासान में डेंजर कंडीशन में भी हैं, उनको प्रेजेंट टाइम में मैं 13 घर को यहाँ पे प्रस्तावित कर रहा हूँ। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे भी मेरी प्लॉटिंग 18 घर का हुआ, जिसमें कि 5 घर और भी बसाएंगे। और कुछ लोग जो 13 घर इधर बिहार बंगाल की साइड में हैं, उन लोगों के लिए भी ज़मीन की अरेंजमेंट हो चुका है। इन लोगों के स्थापित करते ही तो राज्य भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी 14 मार्च से जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा यहां शुरू हुई है और इसकी तैयारी कर ली गई। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं ली जा रही है। बता दें आपको कि जिले भर से मैट्रिक के लिए 73 केंद्र बनाए गए, जिसमें कुल 26,237 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। वहीं 29 सेंटरों में कुल 24,702 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल हुए हैं। वहीं विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं चल रही हैं। आज हमारे यहाँ 2 सेंटर है। एक्चुअली वोकेशनल कोर्सेज का जो आज एग्ज़ाम हो रहा है, तो हमारे यहाँ IIT हो रहा है, AUT हो रहा है, HEOL हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे यहाँ अलॉटेड है 147 और सारे प्रेजेंट है, एब्सेंट कोई भी नहीं है। एक हैंडीकैप बच्ची है, ज़्यादा हैंडीकैप नहीं है, इसलिए वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही है, रूम नंबर 1 में बैठी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कुल कितने स्कूल का सेंटर यहाँ पड़ा है? हमारे यहाँ 2 स्कूल का सेंटर है। शांतिपूर्ण तरीके से? हाँ, शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है परीक्षा। इधर जमा राशि के भुगतान की मांग को लेकर सहारा इंडिया के अभिकर्ता और जमाकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। एक दिवसीय भूख हड़ताल की और जल्द से जल्द जमा राशि के भुगतान की मांगी है। जमाकर्ताओं ने बताया कि राशि की मैच्योरिटी के होने के बाद भी सहारा ने पैसे का भुगतान नहीं किया है। जमा राशि का भुगतान नहीं किए जाने से स्थिति दयनीय हो गई है। अपना पैसा होने के बाद भी दूसरों से कर्ज लेकर काम करना पड़ रहा है। भूख हड़ताल के माध्यम से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से प्राप्त भुगतान की मांग की जा रही है। इसी दौरान उपायुक्त और SP को भी ज्ञापन सौंपा गया। हम लोग को भुगतान चाहिए। गरीब दुखिया का पैसा है, बहुत मुश्किल से हम लोग कराए हैं। रोड पे आदमी आ गया है, झुकी झोपड़ी से झूठ बोल बोल कर हम लोग लाए कि डबल मिलेगा पैसा, तेबर मिलेगा, लेकिन कोई भुगतान नहीं हो रहा है। सब तंबू ठोक ठोक के है। बेटा बेटे की भी शादी रुका हुआ है, कोई एक पैसा का हेल्प नहीं मिल रहा है। झारखंड में कोई नहीं किसी का दे रहा है। हम लोग दिन भर फील्ड वर्कर किए, अपना पैर हाथ खराब कर लिए कि पैसा हम लोग उन्हीं का नहीं हेल्प किए, लेकिन कोई पैसा अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोग को। बात तो जाना चाहिए, लेकिन कहाँ रुक जा रहा है कहता पता नहीं कि उन्हीं को इग्नोर मार रहे हैं, है ना। मोदी जी क्या कहेंगे? जब तक हम लोग भुगतान है तो गाली तो आता है मुंह में, लेकिन बड़े छोटे हैं तो गाली नहीं दे सकते हैं। और क्या चुनाव में क्या करिएगा? चुनाव देना ही नहीं है। जब तक भुगतान नहीं होगा, चुनाव तो हम जहाँ तक होगा नहीं देने देंगे। अपना अगल बगल जितना संग सहेली है बोलेंगे भुगतान एकदम नहीं दे, हम लोग वोट नहीं देंगे। किसी को वोट कैसे देंगे? हम लोग पहले भुगतान होता है, हम लोग डिसाइड करेंगे किसको दे। भुगतान करेंगे तो मोदी जी को देंगे, हमेशा तो दे के आए हैं। आज बोकारो जिला कमेटी की ओर से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे भारतवर्ष में हर जिला में आज भूख हड़ताल रखी हुई है। सहारा पीड़ितों के लिए ये भूख हड़ताल है। केंद्र सरकार देख ही नहीं रही है। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ मोदी जी एक बार ताक लें सहारा की तरफ तो सबका भुगतान हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि मोदी सरकार इस पर रुझान दे रही है। ना अमित शाह जी दे रहे हैं, ना मोदी सरकार दे रही है। बीजेपी सरकार चाहती ही नहीं है कि भुगतान हो। हमको लगती है कि ये सरकार जो अभी भारतवर्ष में है ये सुब्रतो राय से मिली हुई है। उनके चरणों का उन लोग बगल में ही बैठी करते हैं, उन लोग के साथ घूमते हैं, उठते बैठते हैं, पेरोल में छोड़ के रखे हुए हैं सुब्रतो राय को। आज भारतवर्ष की जनता गरीब दुखी जो अपना पैसा कमा के रखे थे, ये तो निम्न वर्ग का पैसा है ना। एगो खोमचा चलाने वाला का, एगो रोड में सब्जी बेचने वाले का पैसा है। ये यहाँ पर वो कोई रखा था अपनी बिटिया की शादी के लिए, कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए।
तो जमशेदपुर में स्कूल प्रबंधन ने सख्त निर्णय लेते हुए कक्षा 8 के 52 बच्चों को बाहर निकालने का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि स्कूल के रिजल्ट में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक के करीब 125 बच्चे फेल हो गए थे, जिस पर स्कूल प्रबंधन ने सख्त निर्णय लेते हुए कक्षा 8 के 52 बच्चों को टीसी थमा दी, जबकि छठी कक्षा के 4 बच्चों को टीसी थमाया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चों को प्रमोट किया जा सकता था, मगर स्कूल में ऐसा ना करके बच्चों को सीधे फेल कर दिया गया, जिससे बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो गया है। मैंने उसको टीसी दे दिया और दूसरा टीचर से बात भी करना बोलता माफ कर 14 साल पढ़ लिए बच्चा और बस हो गया खत्म, दूसरा दुकान देखिए। ऐसा कोई बोलने का कोई प्रिंसिपल का है? कौन सा स्कूल में पढ़ रही थी? कितने बच्चों का इस तरह किया है? बहुत बच्चा है, बहुत बच्चा है। 1 महीने का फीस बाकी रहता है तो ये कंप्लेन हो जाता है कि फीस नहीं अभी फीस नहीं भरी थी तो पेपर इसको देखने नहीं दिया था। नहीं देखने दिया। जब तक हम 10 बजे नहीं आए, 10 बजे आके हम फीस भरे तब इसको पेपर जाके देखने दिया गया है। अच्छा, मेन कारण क्या बता रहा बाबू? अभी देखिए बोल रहे उससे कि एक वार्निंग दो, हम लोग 9 में जाके अच्छा से करेंगे। अब एक ही क्लास से 30 बच्चों को निकाल रहा है। मेन कारण क्या है? वो ये रिजल्ट ही है ना। हाँ, हमसे फीस वाला भी जिसको निकाला है, बच्चे का तो फीस जिसको निकाला है, शिक्षा विभाग का ऑफिस जाओ, रिजल्ट कैसे दे देगा? सब एक साथ चले। नहीं सुनी बोलती है दुकान। तो जरिया बचाओ कोलफील्ड समिति ने अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। समिति के अध्यक्ष राजीव शर्मा के साथ समिति के सदस्यों ने लिलोरी पथरा के अग्नि प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। समिति के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि सरकार को अविलंब लोगों की समस्याओं पर विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र में करीब 350 परिवारों की स्थिति बेहद दयनीय है। जीआरडीए, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, बीसीसीएल और कोयला मंत्रालय को इस स्थिति का आकलन करना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए और फिर इनके पुनर्वास को लेकर कोई योजना बनानी चाहिए। और खबर साहिबगंज से है, जहां पर पुलिस ने मुखबिरी की सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एसडीपीओ राजेंद्र दुबे ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी में जोसेफ माल्तो के घर अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है। वहीं अवैध विस्फोटक के संबंध में पूछने पर जोसेफ माल्तो ने ये बताया कि विस्फोटक पदार्थ है जो अवैध माइनिंग में विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और खबर जामताड़ा से, जहां पर उच्च विद्यालय फतेहपुर में 12वीं की छात्रा 1 साल पीछे रहने के कारण परीक्षा नहीं दे पाई है। ये जानकारी आ रही। छात्रा 1 साल से अच्छी तैयारी करने के बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ गई है, क्योंकि विद्यालय के लिपिक ने छात्रा का फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया, जिसके बाद परीक्षा का एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हो पाया उसका और छात्रा परीक्षा से वंचित रह गई। प्रधानाध्यापक के स्कूल में मनमानी रवैया से नाराज अभिभावकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की है। बीते साल 2022 में मेरी बच्ची में यहाँ स्कूल में एडमिशन ली थी। उसके बाद फॉर्म फिलअप भी किया था। फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ का तो सिस्टम एक दूसरा का सिस्टम है सर। क्या है कि यहाँ का जो सरकारी रेट का जो रसीद बनता है वो भी यहाँ स्कूल में नहीं है। बिना रसीद का यहाँ फॉर्म फिलअप में मनमर्जी जितना पैसा होता है उतना लेता है। किसी के पास 900, किसी के पास 1000, किसी के पास 800। तो इसके चलते में जब मेरे पास ये नहीं था तो एडमिशन जब करवाए तो फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरा बच्ची का एडमिट कार्ड नहीं आया। तो 2022 से हम यहाँ स्कूल में परेशान हो गए हैं, घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं। उसके बाद मास्टर साहब ने बोला कि इसके लिए जितना खर्चा होगा देखिए नहीं करा पाए हैं, इसमें हम लोग दोषी हैं। तो दोषी होने के कारण हेडमास्टर रामधन मुर्मू है, क्या है नाम तो उतना पता नहीं है सर। रामधन मुर्मू, शायद रामधन मुर्मू ही है। आगे बोले जो 1 साल तो हमारा ऐसे बच्ची का बीत गया, परेशान हो गए। और कुछ बोला था कि देखिए हम लोग से भूल जो हुआ है इसके लिए ये बच्ची के लिए जितना खर्चा होगा 1 साल तक हम खर्चा कर देंगे, लेकिन अभी तक 1 पैसा नहीं दिया है।
और फिर उल्टा फुल्टा बोलता है। स्कूल जब आते हैं तो बोलता है कि थाना आप यहाँ बहुत आके चिल्लाते हैं तो बहुत ही करते हैं, थाना वाला को बुला देंगे, आपको बंधवा देंगे। तो ये सब देखिए सर, क्या बोलेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं। एक साल एक बच्ची का बर्बाद हो जाना मतलब हम लोग का क्या करेंगे बोलिए ऐसे। और अभी भी कुछ खर्चा जो बोला था तो बोलता है कि अभी परीक्षा के बाद देंगे, नहीं देंगे, आपको जो करने का है करिए। तो ये सब कोई बोलने का तरीका है सर? आप लोग क्या चाहते हैं, आगे क्या करते हैं? देखिए हम क्या चाहेंगे, हम चाहते हैं जो मेरा बच्ची का जो लाइफ एक साल और खबर बोकारो के चासाना क्षेत्र से है, जहां न्यू कैलाश विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली पूजा पांडे ने साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी तब मिली जब उसके पति सर्वेश्वर कुमार पांडे घर पहुंचे। घर का दरवाजा नहीं खुलने पर स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजे को तोड़ा गया तो कमरे के अंदर पत्नी का झूलता हुआ शव पाया गया। उसके बाद उसकी सूचना चास थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है और पति के साथ साथ ससुराल पक्ष के सभी लोगों से पूछताछ हो रही है कि क्या वाकई में ये सुसाइड ही है या फिर पुलिस इसे संदिग्ध मानकर ही चल रही है। पूजा पांडे और उसका पति का नाम है सर्वेश्वर पांडे, जो भाड़े में यहाँ रहते हैं, वो पत्थर कट्टा साइड पे रहने हैं। क्या तो देखे कि पंखे में साड़ी में अंदर पर हाथ लगा के अपना मरी। इसका जांच पड़ताल किया जा रहा है। वो तो फांसी लगा। क्या नाम था? सुबह बोला गया कि सुबह दुकान जाने के लिए गया, तो हम दुकान चले गए। दुकान गए तो इधर से आ रहे हैं तो देखिए दरवाज़ा बंद है। दरवाजे तो हम तोड़ने की पूरा कोशिश किए, लेकिन देख रहे हैं कि किसी हाल से टूट नहीं रहा है दरवाजा। तो 4-5 आदमी आए, भैया थे, उन 4-5 आदमी आए तो जाके तोड़ा, तो देख रहे हैं फांसी लगा लिए। क्या नाम था उसका? पूजा पांडे। विवाद में हल्का फुल्का हम लोग को झगड़ा होता था, लेकिन इसमें आज तक कभी कुछ हुआ नहीं था। इसके पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी क्या? ना, कभी नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ है। पुलिस को तो इन लोगों की सूचना दी है, हम कुछ नहीं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।